नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आपका आज जो है कंक्रीट स्टार्ट करते हैं। देखिए कंक्रीट जो है आपका हम सोम का यहाँ पे चलना चाहिए था, बट हमने कंक्रीट इसलिए स्टार्ट किया है कि अभी जो है आपके आज छुट्टियाँ पड़ गई हैं, ठीक है, जो दिवाली के उपलक्ष्य में। तो मैं बता दूं आपको जो है जो क्लासेस हैं वो आपकी चलनी चाहिए थी। कंक्रीट जो है आपकी देखें तो 13-14 को चलती, बट हमने इसको यहाँ पे इसलिए रखा है, आज सोम की क्लास नहीं ले रहे हैं। आपको कंक्रीट हम यहाँ पे देखेंगे इस क्लास में, और आपकी जो सोम की क्लासेस है उसको हम जो है 16 या 17 तारीख को देखेंगे। इसमें जो है हम 13, 14 और 15 को जो है आपका क्लास नहीं रखे हैं, ठीक है, क्योंकि दिवाली के उपलक्ष्य में आपका क्लासेस बंद रहेंगी। तो 13, 14 और 15 को क्लासेस नहीं रहेंगे। तो आप लोग जो है इस पर आप लोग क्लास न लेंगे। आप लोग कहीं आप लोग अब आएंगे 16 या 17 तारीख को, ठीक है। तो आज आप लोग क्लास इसको देख लेंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। और अगर आपको मैं बता दूं, अगर इस तरह के नोट्स आपको चाहिए हैंड रिटन, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 199 रुपीज़ का जो है आपका इस पर लेना पड़ेगा प्राइम मेंबरशिप, जिसमें आपको सभी प्रकार के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे और बुक भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है या तो फिर आप जो है केवल अगर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ये नोट्स चाहिए तो इसके लिए केवल अगर एक सब्जेक्ट का चाहिए तो उसके लिए 49 रुपये है पर सब्जेक्ट, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट के लिए अगर आपको चाहिए तो 199 रुपीज़ है। इसके लिए आपको हमें व्हाट्सअप करना पड़ेगा। व्हाट्सअप नंबर आपको देख लीजिए, 9415394696। तो ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो हैंड रिटन आपको नोट्स मिल जाएगा और कुछ बुक भी मिल जाएंगी आपको, और सोल्यूशन पेपर भी इसमें मिलता रहेगा। चलिए तो हम देखते हैं कि आपका जो ये है मतलब मैंने क्लासिफिकेशन बताया था एग्रीगेट का। तो मैंने ऊपर बात कर लिया था कि और वेट के आधार पे कौन कौन से जो है आपके क्लासिफिकेशन थे, ठीक है, एग्रीगेट के। तो और देखिए सीमेंट चैप्टर जो है, आप कुछ लोगों को सीमेंट लगा था, छूट गया था पिछली बार, ठीक है। तो सीमेंट चैप्टर आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल में चल रहा है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में चल रहा है अभी। वहाँ पे आज टेस्टिंग मैंने कराया है, ठीक है, और चीज़ें कंस्टिट्यूएंट वगैरह वो मैंने करा दिया था और टेस्टिंग कराया। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए फर्स्ट सेमेस्टर में, वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नाम से मिलेगा फोल्डर, उसमें जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं जो सीमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम इसमें जो है देखेंगे आगे एग्रीगेट में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट साइज। तो देखिए भैया, आप लोग बहुत कम लोग आ रहे हैं क्लास करने, तो मैं कहूँगा कि आप लोग एक बार अपने दोस्तों मित्रों को आप लोग शेयर कर दीजिए लिंक, ठीक है, जो आपकी क्लास में होंगे या और लोग जो करना चाहें तो क्लास कर सकते हैं। अब देखेंगे कि माप के आधार पर एग्रीगेट 3 प्रकार के होते हैं। तो जो इसके जो साइज है, ठीक है, जो साइज है उसके आधार पर 3 एग्रीगेट होंगे। एक होता है कोर्स एग्रीगेट, एक होता है फाइन एग्रीगेट, एक होता है ऑल इन एग्रीगेट। ऑल इन एग्रीगेट मतलब उसमें सभी मिक्स रहते हैं, ठीक है, मतलब कोर्स और फाइन दोनों मिक्स रहते हैं। और एक कोर्स होता है, कोर्स मतलब कि मोटा मिला हुआ, ठीक है। क्या होता है ये जो है होता है आपका, ये मोटा मिला हुआ होता है। ये क्या होता है, मोटा मिला हुआ होता है, ठीक, ये मोटा मिला हुआ होता है। और फाइन एग्रीगेट क्या होता है ये महीन मिला हुआ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, महीन मिला हुआ होता है। अब महीन मिला हुआ, मोटा मिला हुआ, उसके बाद ये क्या होता है, मिक्स होता है, ये दोनों का मिक्स होता है, ये मिक्स मिला हुआ होगा, ठीक है। इस तरह से मोटा मिला हुआ, महीन मिला हुआ, मिक्स मिला हुआ, 3 मिला होते हैं, 3 साइज के आपके एग्रीगेट क्लासिफिकेशन के आधार पे, ठीक है। किसके आधार पे, क्लासिफिकेशन के आधार पे आपके 3 मिला हुए होते हैं। अब इसमें देखेंगे हम कोर्स एग्रीगेट को देखेंगे। तो कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, तो इसमें जो है ऐसा मिलावा जिसको भारतीय मानक चालनी IS 4.75 mm से चाला जाए। तो IS सीब आप लोग समझ रहे होंगे, जितने लोग IS सीब न समझ रहे होंगे इसको समझ लीजिए कि IS जो चालनी होती है, जो आप लोग घर में आटा वगैरह चालते हैं, ठीक है, वो उसी टाइप की ये भी चालनी होती है। इसकी जो साइज़ होती है, और साइज़ हम देखेंगे, साइज़ हम इसको देख लेंगे, ठीक है, साइज़ इसको देखेंगे तो ये 4.75 mm की साइज़ की होती है। अब इस 4.75 mm का मतलब ये है कि इस तरह से हम अगर देखें, इस तरह से जो सीव में अंदर रहते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो इनके बीच में जो ये गैप रहता है, ठीक है, ये जो है इसका जो साइज़ है ये 4.75 mm जो है इस तरह से रहेगा, और इधर भी 4.7 स्क्वायर में रहता है, ठीक है। तो इससे जो हम सॉइल छन के जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोर्स ग्रेडेड सॉइल। ये क्या होगा, इस पे जो है चाला जाए तो कम से कम 90% भाग चालनी पर रुक रहा हो, तो हम उसे कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। तो आई होप कि इसी समझ में आ रहा होगा। 4.75 mm से जैसे हम नीचे जाएंगे तो उसको कोर्स एग्रीगेट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको,
कोर्स एग्रीगेट कहेंगे। ठीक है, तो मतलब कि इसका कहना है कि ऐसा मिलावा जिसको भारतीय मानक चालनी से IS 4.75 mm से चालनी से चाला जाए तो मिलावों का कम से कम 90% भाग चालनी पर रुक रहा हो तो हम कोर्स एग्रीगेट करते हैं। मतलब कि इस पे चालेंगे, इस पे जब 90% भाग रुक जाए मतलब 10% भाग नीचे छनके जाए। कितना भाग नीचे छनके जाए? 10% भाग नीचे छनके जाए। तो जो 90% वाला यहाँ पे रुकेगा इसी को हम बोलेंगे कोर्स एग्रीगेट। क्या बोलेंगे? कोर्स एग्रीगेट। मतलब ऊपर जो रुकेगा 90% भाग उसको बोलेंगे, जो नीचे चला जाएगा उसको हम बोलेंगे फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फाइन एग्रीगेट। अब देखेंगे आगे फाइन एग्रीगेट को भी देख लेते हैं। तो वही चीज़ जो मैंने अभी बताया यहाँ पे आपको, तो वो होता है। अभी हम देख लेते हैं अभी इसी में। अब इसमें क्या देख लेते हैं कि आपका जो है भारतीय मानक के अनुसार हम वर्गाकार भुज वाली चालनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वर्गाकार जो है मुख वाली, तो वर्गाकार जो मुख रहेगा उस तरह की चालनी का हम इसमें उपयोग करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि IS 383 और 1963 के अनुसार मोटे मिलावे का मोटे मिलावे तक 10% भाग 4.75 mm माप से कम होगा तो परसेंटेज ये जो है हमारा क्या है? परमिसिबल है। तो जो हम यूज करते हैं, अगर 10% भाग पास हो जा रहा है, ठीक है, 10% भाग पास हो जा रहा है और 4.75 mm से, इसका मतलब ऊपर कितना बचा? 90, तभी हम परमिसिबल है, अन्यथा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो सामान्यतः मोटा मिलावा पत्थरों को उचित माप में तोड़कर प्रयोग प्राप्त किया जाता है। तो जो एग्रीगेट है मैंने देखा है, जो मोटा मिलावा है, गिट्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो गिट्टी आपका मोटा मिलावा होता है। और मैंने बताया था फाइन जो आपका एग्रीगेट होगा वो क्या होगा? सैंड होगा या रेत होगा। अब इसमें देखेंगे कि चौथा जो है IS 383 के अनुसार मोटे मिलावों में आपत्तिजनक पदार्थ जैसे कोयला, मिट्टी इत्यादि की मात्रा बाहर के अनुसार 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जैसे उसमें कुछ अलग दूसरे मिले हुए हैं, गिट्टी में कभी कभी मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे कि कोयला, मिट्टी वगैरह मिला रहता है, तो वो 5% से अधिक नहीं मिला होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए इसको जो है 100 किलो का ले लीजिए आप जो है गिट्टी, ठीक है, 100 किलो का गिट्टी ले लीजिए, और इसमें जो है अगर 5 किलो आपका अगर देखें तो 5% कितना होगा? तो इसका जो है 5% कितना होगा? 5% होगा। तो इसमें जो है 5 किलो से ज़्यादा जो है आपका कुछ आपत्तिजनक पदार्थ नहीं मिला होना चाहिए, नहीं तो हम तब पर भी गिट्टी को क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे मोटे मिलावे में हानिकारक लवण एवं कार्बनिक पदार्थ नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि एल्कनिटी वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें नहीं आपको इसमें होनी चाहिए, जिससे क्या होगा? आपका नुकसान हो जाता है। उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, किसके साथ? सीमेंट के साथ उसको रिएक्ट करके, और वो दूसरा जो है अपना फॉर्म क्रिएट करने लगता है। तो उससे क्या होगा कि आपके दाग धब्बे उस पर पड़ने लगते हैं, जो आप प्लास्टर वगैरह करते हैं। मैंने इस चीज़ को बताया था पहले। अब ये देखिए आप लोग जो है ISU के अनुसार मिलावे का संदलन मान मीन्स क्रशिंग वैल्यू घर्षण वाली सतहों के लिए, जैसे रनिंग के लिए देखें तो 30% और अन्य कंक्रीट के लिए देखें तो 45% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो रनिंग का मतलब यहाँ पे रनवे का मतलब यहाँ रनवे है, तो रनवे का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हम फ्लाइट वगैरह देखते हैं, उड़ती है जहाज़ वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? रनवे बना रहता है। रनवे उसको बोलते हैं जहाँ से फ्लाइट जो है देखें तो टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ मतलब जहाँ से फ्लाइट उड़ती है तो एक वहाँ पे देखेंगे रोड जैसा सरफेस बना रहता है, उसको हम रनवे बोलते हैं। ठीक है, तो रनवे के लिए अगर देखें तो 30% और अन्य कंक्रीट के लिए 44% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ मतलब कि वो जो क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या करेंगे? ये टेस्ट होता है, आगे बताएंगे वो सारी टेस्ट आपको। ठीक है, तो वो टेस्ट वहाँ पे करेंगे ताकि गिट्टी वो देखेंगे क्रश तो नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो 30% से इसकी वैल्यू जो है अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए 30% और 45% से। इसका मतलब अगर ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो क्रशिंग स्ट्रेंथ, इसका मतलब ग्रीट जो है कमज़ोर है। इस चीज़ को हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। फाइन एग्रीगेट अगर देखें तो फाइन एग्रीगेट में जो है मतलब महीन मिलावा जैसे कि रेत होता है, सैंड होता है, तो ऐसा मिलावा जिसका 90% से अधिक भाग जो है आपका ये जो CU है, ठीक है, CU नंबर जो है 4.75 mm से पास हो जाए तो हमारा जो है अब फाइन एग्रीगेट कहलाता है। अभी हमने क्या कहा था? वहाँ पे 4.75 mm से जो ऊपर बचे उसको हम बोलते हैं आपका सैंड, कोर्स एग्रीगेट। और इसमें क्या है कि 4.75 mm चालनी से वो पास हो जाए, मतलब नीचे गिर जाए 90% भाग, और उसमें क्या था? 90% भाग उस ऊपर रुक जाए। तो आप समझ रहे होंगे कि सारा क्राइटेरिया क्या है? 4.75 mm CU का है। तो अब इसी तरह से आपको याद रखना है
कि 4.75 mm से जैसे पास होगा मतलब फाइन एग्रीगेट है, मतलब महीन है, और 4.75 से ऊपर जब ऊपर देखेंगे 90% वहाँ पे है तो वो क्या है, कोर्स एग्रीगेट है। एक ही डिफिनीशन से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कि नोट 1 में क्या लिखा है कि IS 383 के अनुसार किसी भी फाइन एग्रीगेट में 10% तक पार्टिकल 4.75 mm से बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका कहना यह है कि IS 383 के अनुसार, मतलब एक स्टैंडर्ड कोड है, ठीक है, 383 के अनुसार फाइन एग्रीगेट में 10% तक पार्टिकल 4.75 mm से बड़े हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो फाइन एग्रीगेट में जो हमारा सैंड होता है उसमें कुछ पार्टिकल हो सकते हैं कि बड़े हों, तो कितने होने चाहिए, तो 10% तक होने चाहिए, उससे अधिक उसमें जो है आपका 4.75 mm के साइज़ से बड़े नहीं होने चाहिए। और इनकी माप जो है 4.75 से लेकर 10 mm तक हो सकती है। ठीक है, तो 10 mm तक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है अगर बड़े हैं जैसे 4.75 से, अभी नहीं 12 mm है तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, सामान्यतः महीन मिलावे के रूप में हम बालू या सैंड का उपयोग करते हैं। तो मैंने बताया कि महीन मिलावे क्या होता है, सैंड होता है, बालू जो हम नदियों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब महीन मिलावे का जो है अगर साधारणता देखें तो 4 वर्गों में इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं महीन मिलावे को। किसमें, 4 वर्गों में। तो उसमें देखेंगे पहला जो है जोन फर्स्ट होता है, जोन सेकंड होता है, जोन थर्ड होता है। तो पहला क्या होगा, जोन फर्स्ट होगा, दूसरा जोन सेकंड होगा, तीसरा जोन थर्ड होगा। इसमें कोर्स सैंड हम देखेंगे और मीडियम सैंड देखेंगे और फाइन सैंड होती है। तो कुछ जोन फर्स्ट में हमारा क्या होगा, कोर्स सैंड होगा। ठीक है, तो मतलब मोटा जो बालू होता है, मोटा बालू, तो इसकी मोटे बालू की साइज़ क्या होती है, आइए देखिए 2 mm से लेके 4.75 mm तक होती है। तो इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा, हर जगह एग्जाम पूछता है कि जोन फर्स्ट जो होता है कोर्स एग्रीगेट मतलब मोटा सा बालू होता है, वो 2 mm से 4.75 mm के बीच होती है। और जो मीडियम सैंड होता है, ठीक है, जिसे गाँव में बोलते हैं मीडियम, मतलब कि मध्यम क्वालिटी के जो बालू होती है, ठीक है, उस तरह के अगर बालू देखें तो ये हमारा जो होता है 0.425 mm से लेकर 2 mm तक के बीच होता है। और फाइन सैंड जैसे कहते हैं गांव में महीन बालू जिसको हम बोलते हैं गांव वगैरह में भी, तो उसकी साइज़ होती है 0.075 साइज़ से 0.425 mm तक होती है। तो ये साइज़ आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये साइज़ आपको याद रखना है। और एक होता है आपका चौथा, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चौथा होता है आपका जोन 4, तो वेरी फाइन सैंड होता है। ये क्या होता है, वेरी फाइन सैंड होता है, मतलब आपका इसका साइज़ जो है 0.075 mm से इसका कम होता है। क्या होता है, 0.075 mm से इसकी साइज़ कम होती है। तो वो सारे क्या कहे जाएंगे, वेरी फाइन सैंड। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑल इन एग्रीगेट। ऑल इन एग्रीगेट अगर देखें तो ऑल इन एग्रीगेट में देखें तो ऐसा मिलावा जिसे हम कोर्स और फाइन एग्रीगेट दोनों एग्रीगेट उपलब्ध हो एक उचित अनुपात में मिक्स, या आपका देखें तो ऑल इन एग्रीगेट कहलाता है। मतलब कि दोनों एक उचित अनुपात में अगर मिक्स हैं, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, तो हम उसको ऑल इन एग्रीगेट या मिक्स एग्रीगेट उसको कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि साइज के आधार पर क्लासिफिकेशन किए थे एग्रीगेट को। अब हम जो है इसके शेप के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक, तो शेप के आधार पर हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। तो इसमें होता है आपका राउंडेड एग्रीगेट। ठीक है, क्या होगा, राउंडेड एग्रीगेट होता है। राउंडेड एग्रीगेट, एक एक एग्रीगेट को देखते चलेंगे, इनका सब उपयोग भी है, जहाँ भी नाम आएगा तो इससे क्या होगा आपको डिफाइन या पता चल जाएगा कि किस प्रकार का एग्रीगेट है ये। इसमें देखें कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस मिलावे के जो कब गोल होते हैं और इस मिलावे में औसत न्यूनतम रिक्तता अनुपात 30 से 35% होता है। रिक्तता अनुपात क्या होता है, तो ये जैसे हमने क्या किया, इस तरह से हम इस ग्रिट को जो है जो ग्रिट होगी मिलावा होगा, ठीक है, इसको हम इस तरह से गोला गोला रहता है, इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इनके बीच जैसे इसको हम कॉम्पैक्ट करेंगे, कॉम्पैक्ट मतलब कि अगर देखें तो इनके बीच क्या करना है आपको, भाई कुछ तो इसमें सांस रहेगा, इसके अंदर बीच जगह तो रहेगी, कुछ वाइड्स रहेंगे, ये है हमारा। इसके अंदर यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे कितना भी होगा भाई, राउंडेड है तो राउंडेड को जैसे बीच में तो गैप नहीं बचेगा ही। जो हम इसमें ये ब्लू वाला दिखा रहे हैं, ठीक है, ब्लू वाला दिखा रहे हैं, तो इन पार्टिकल के बीच में कुछ गैप होंगे। ठीक है, कुछ गैप होंगे इन पार्टिकल के बीच में। तो इन गैप के बीच, जो पार्टिकल के बीच गैप होंगे उसमें क्या भरा रहेगा, उसमें वायु भरा रहेगा या वो खाली रहेंगे। तो जाहिर बात है वायु भी भरा रहता है, अगर उसमें पानी डालेंगे तो पानी भर जाएगा। तो इन जो ब्लू वाला ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कि वाइड्स हैं। ये वाइड्स मतलब रिक्तता है। ठीक है, वाइड्स हैं, तो उसको जो है बोलते हैं रिक्तता अनुपात। ठीक है, न्यूनतम रिक्तता अनुपात जो है
मतलब कम से कम जो है 30 से 35% उसमें वाइट्स होने चाहिए, ठीक है, कम से कम। अगर इससे ज़्यादा अगर है, मतलब इससे कम अगर वाइट्स है, तो उसमें क्या होगा कि वो राउंडेड एग्रीगेट नहीं कहा जाएगा, फिर वो फ्लैटेड एग्रीगेट या इस तरह से कुछ कहा जाएगा, ठीक है। तो राउंडेड मतलब गोल गोल रहेगा, फ्लैटेड रहेगा तो इस तरह से चपटा रहेगा, वो हम आगे चीज़ें देखते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है कि जो वाइड्स रेशियो है, वो वाइड रेशियो जो है इसमें 30 से 35% से कम नहीं होने चाहिए, न्यूनतम इतना होता है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा कम है तो इसका मतलब राउंडेड एग्रीगेट वो नहीं है। अब देखेंगे कि ये आपको क्लियर हो गया। और इस प्रकार के मिलावों को विशिष्ट सतही क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, जिसके कारण ऐसे मिलावों को हम लुब्रिकेंट या मिलाने पर कम से कम जल की आवश्यकता होती है। तो क्या होगा, इसमें जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, मैंने इसको अभी ऊपर बताया था कि वो क्या होता है कि उसकी साइज पे डिपेंड करता है, मतलब वो छोटा है, अगर जितना ज़्यादा महीन है उतना ज़्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। भाई महीन होगा तो पार्टिकल एक दूसरे को काफ़ी अटैच करेंगे, काफ़ी एकदम कॉम्पैक्टेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमारा देखें तो अगर जो आपका ये जो है राउंडेड एग्रीगेट, ठीक है, तो जो राउंडेड एग्रीगेट है तो ये एक दूसरे को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करेगा, इस तरह से जैसे कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करेगा तो इसका क्या है कि काफ़ी पास से सटे रहेंगे, तो ये क्या होगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया इसमें जो है आपको अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गोल मिलावे में आयतन सतही क्षेत्रफल का अनुपात भी न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है ये कम से कम होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो ये भी चीज़ हमको ध्यान में रखना है। अब इसमें देखेंगे कि अच्छी सुकार्यता के लिए कंक्रीट, इसमें एक नोट है, इसको देख लेते हैं कि अच्छी सुकार्यता कंक्रीट के लिए राउंडेड एग्रीगेट ही प्रयोग किए जाते हैं। और अगर अच्छी वर्कबिलिटी लानी है आपको, सुकार्यता मतलब कहें तो जो कार्य करने की जो उसमें प्रवृत्ति होती है, जैसे हम कंक्रीट को उपयोग करें और जिससे कंक्रीट आसानी से उसको किसी भी रूप में ढाल सके, ठीक है। ढाल उसको कंक्रीट को जो ढलाई करते हैं उसमें जितना अच्छा हमको ढलाई करने में उसको हमको फैसिलिटी मिलेगी, उसी को हम सुकार्यता कहते हैं। मतलब कार्य करने की जो उसकी प्रवृत्ति है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो भैया उसको अगर देखें, जैसे हमने क्या किया, राउंडेड एग्रीगेट यूज करेंगे और उसको हम जब मिक्सअप करेंगे या उसको हम ढलाई करेंगे तो अच्छे से ढल जाए, अच्छे से रूप ले ले, तो उसके लिए हम राउंडेड एग्रीगेट का उपयोग करते हैं। और परंतु इस एग्रीगेट के साथ साथ एक समस्या यह है कि इन कणों की इंटरलॉकिंग अच्छी नहीं होती है। भाई ये राउंडेड होते हैं, आपस में ये जो है एक दूसरे से इंटरलॉक्ड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो है जो इंटरलॉकिंग होती है तो ये अच्छी नहीं होती, जिसके कारण जो है इसकी स्ट्रेंथ में हमें कमी देखने को मिलती है। अगर इस एग्रीगेट को हम यूज करेंगे तो उतना ज़्यादा हमको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा अदर के जो है रिस्पेक्ट में। तो इसी को देख लेते हैं। इसमें जो है इसी कारण से जो है राउंडेड एग्रीगेट का प्रयोग करके बनाई गई कंक्रीट की सुकार्यता तो अच्छी होती है, परंतु सामर्थ्य न्यूनतम हो जाती है, मतलब स्ट्रेंथ हमको कम मिलता है। मेनली हम किसके लिए बनाते हैं, स्ट्रेंथ के लिए बनाते हैं, ताकि हमको स्ट्रेंथ अच्छी मिल सके। तो नोट 2 में इसमें जो लिखा हुआ है कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट प्राप्त करने के लिए हम क्यूबिकल शेप वाले मिलावे का उत्तम होते हैं, ठीक है। तो क्यूबिकल शेप अगर देखें तो इस तरह से जो हमारा ट्रायंगल टाइप का कुछ रहता है, ठीक है। आपने गांव घरों वगैरह में गिट्टियाँ देखी होंगी, कुछ गिट्टियाँ इस टाइप की होती हैं, ठीक, कुछ इस टाइप की रहेंगी, कुछ इस टाइप की रहेंगी, कुछ इस टाइप की रहती हैं, और इस टाइप की नहीं रहती हैं। कौन सी टाइप की, इस तरह से फ्लैट नहीं रहती हैं, ठीक है, कुछ फ्लैट नहीं रहती हैं इस तरह से, और गोले एकदम नहीं रहते हैं। देखिए गोले नहीं रहकर कुछ इस तरह से शेप में रहते हैं, तो ये क्या होगा, क्यूबिकल शेप में रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे से जब कनेक्ट होते हैं ये, ठीक है, एक दूसरे से जैसे कनेक्ट होंगे तो वो एक इंटरलॉकिंग भी इनके अंदर होती है और थोड़ा सा वर्कबिलिटी भी इसमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो हम अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, आपका एंगुलर है, ठीक। एंगुलर में आपको क्या करना है, इसको देखते हैं। एंगुलर एग्रीगेट जो आपका होता है, ठीक है, एंगुलर एग्रीगेट होता है। देखिए भाई, अगर आपको उतना स्पष्ट न दिख रहा हो तो मैं बताऊँ आपको, थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे तो आपको दिखने लगेगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इस मिलावे के कण स्पष्ट किनारों वाले होते हैं, वह इनकी सतह जो है का जो है आपके रुक्ष होती है, ठीक है। तो ये जो इनका जो सरफेस है, ठीक है, जो इनका सरफेस है वो काफ़ी रुक्ष होती है, मतलब काफ़ी जो है उतना चिकना नहीं होता है। इस मिलावे का रिक्तता अनुपात 0.38 मतलब 38% से लेकर 0.45 देखें तो 45% होती है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर देखिए जो उसका अंदर जो रिक्तता हमने बताया, जब आपस में अटैच कर देंगे तो उनके बीच जो आपका वाइड रेशियो बचेगा वो 30 से 45%, 38 से 45% होता है।
इस प्रकार के मिलावे को हम लुब्रिकेंट के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें जब हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, जैसे हम इसको कंक्रीट बनाने के लिए मिक्स करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो पानी जो मिलाएंगे वो पानी की आवश्यकता अधिक पड़ती है, ठीक है। ये इसलिए अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इनके अंदर वाइट्स अधिक होते हैं। जो वाइट्स अधिक होंगे तो हमको सैंड इसमें यूज जो करेंगे वो सैंड अच्छे से मिक्स होकर इन जो है रिक्तियों में जाकर भरने की कोशिश करेगा, तो हमको पानी इसमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी डालने की। इस प्रकार का मिलावा हम प्रयोग करने से कंक्रीट को वर्कबिलिटी कम हो जाती है और राउंडेड की तुलना में, केवल राउंडेड की तुलना में ये थोड़ा सा वर्कबिलिटी इसकी कम हो जाती है क्योंकि भाई एंगुलर है, ठीक। एंगुलर एग्रीगेट में इंटरलॉकिंग अच्छी होती है जिसके कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ संतोषजनक प्राप्त होता है। तो इसमें जो है हम अगर देखें, मान लीजिए इस तरह से एंगुलरिटी है, इसमें अलग उल्टा कर दें इस तरह से, तो ये बॉन्ड काफ़ी अच्छा बनाते हैं और हमको स्ट्रेंथ अच्छी देते हैं। तो इसलिए हम राउंडेड एग्रीगेट को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और क्यूबाइड एग्रीगेट को भी हम यूज करते हैं। अब इसमें देखें, इसमें अगर देखें तो एक तरह से हम ये एंगुलर एग्रीगेट भी हम उसमें मिक्स होते हैं। जो हम लोग घरों में गिट्टियाँ आती हैं उसमें एंगुलर भी रहते हैं, क्यूबाइड भी रहते हैं, फ्लैकी भी रहते हैं, वो सारे एग्रीगेट हम उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक। अब एग्जैक्ट केवल राउंडेड लाएंगे तो ये महंगा पड़ेगा हमको, ठीक है। इस चीज़ का भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, अगर जिन लोगों का वर्कबिलिटी ना क्लियर हो रही है तो अभी हम वर्कबिलिटी चैप्टर एक अलग से देखेंगे, ठीक है। वर्कबिलिटी चैप्टर एक अलग से देखेंगे तो वहाँ पे हम आपको वर्कबिलिटी क्लियर कर देंगे कि वर्कबिलिटी होती क्या चीज़ है अच्छे से, ठीक है। चलिए देखेंगे उच्च सामर्थ्य जो है, इसकी उच्च सामर्थ्य कंक्रीट बनाने के लिए क्यूबाइड के जो है क्यूबाइड के एग्रीगेट को जो है ज़्यादा वरीयता दिया जाता है। क्यूबाइड के बाद ही ज़्यादा वरीयता दिया जाता है। मतलब ये क्या है, मतलब जैसे कि हम देखें तो एंगुलर एग्रीगेट जो होता है उसको हम क्यूबाइड के बाद ही वरीयता देते हैं, ठीक है। क्या है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ क्यूबाइड वाले एग्रीगेट में हमको देखने को मिलती है, जो इसका यूज करेंगे। उसके बाद हम एंगुलर वाले को देखेंगे, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद ही जो है एंगुलर को हम वरीयता देते हैं। अब हम देखेंगे कि पार्सली राउंडेड या इरेगुलर एग्रीगेट, ठीक है। तीसरा क्या है, पार्सली राउंडेड या रेगुलर एग्रीगेट, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पार्शली राउंडेड मतलब कि क्या है, उतना अच्छे गोलाई इसमें नहीं रहती है, ठीक है। इरेगुलर रहता है, मतलब वो एक ही शेप में न रखे, अलग अलग शेप में रहता है। तो इसको भी देखते हैं कि इस प्रकार का मिलावा आंशिक रूप से गोल व आंशिक रूप से नुकीला होता है। तो गोल भी रहता है उसमें और नुकीला टाइप का भी रहता है। इस प्रकार के मिलावा की रिक्तता अनुपात आप ये जो है 0.35 से 0.8 38% अगर देखें तो 35 से 38% इसका वाइड रेशियो होता है। और इस प्रकार के मिलावे के लुब्रिकेंट में राउंडेड एग्रीगेट की तुलना में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें ज़्यादा हमको, क्योंकि इरेगुलर शेप है तो कहीं ज़्यादा गैप होगा कहीं कम गैप होगा, तो इसमें हम पानी की आवश्यकता ज़्यादा डालना पड़ता है रेगुलर जो राउंडेड एग्रीगेट है उसकी अपेक्षा। और इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ राउंडेड एग्रीगेट की तुलना में ज़्यादा होती है। तो राउंडेड एग्रीगेट की तुलना में इनकी ज़्यादा होती है, बट जो एंगुलर होता है एंगुलर से ये कम ही आपकी इसकी जो देखेंगे तो स्ट्रेंथ होती है और वर्कबिलिटी भी इसकी कमी रहती है। फिर भी इनका उपयोग उच्च सामर्थ्य कंक्रीट के निर्माण में नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनका उपयोग उच्च सामर्थ्य कंक्रीट के निर्माण में नहीं करते हैं, तो हम वहाँ पे क्या उपयोग में लेते हैं, वहाँ पे हम राउंडेड लेंगे या क्यूबाइड लेंगे। अब चौथा हम देख लेते हैं कि फ्लैकी एग्रीगेट क्या होता है, ठीक। तो फ्लैकी एग्रीगेट जो होगा हमारा, वो जब किसी कण की न्यूनतम माप इसकी औसत माप के 3/5 गुने से कम होती है तो उसे फ्लैकी एग्रीगेट कहते हैं। तो औसत मान जो होगा इसका, जो हम एवरेज माप लेंगे, ठीक है, तो न्यूनतम माप इसकी औसत माप के 3/5 गुने से कम होती है। तो भैया हम 3/5 गुना से हम इसको कम लेंगे अगर हमको इतना मिलेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, फ्लैकी एग्रीगेट कहलाएगा। तो फ्लैकी एग्रीगेट कुछ इस टाइप को आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप के शेप बनेंगे, कुछ इस टाइप, मतलब चपटा रहेगा एक तरह से, आप चपटे आकार में रहता है। इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ कम पाई जाती है और सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं आपको जो है नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें फ्लैकी का। चलिए तो फ्लैकी को देख लेते हैं, इसे फ्लैकीनेस कैसे वगैरह निकालते हैं वो भी चीज़ें। तो कण का औसत माप उन दोनों चालनी के माप के, ठीक है, उन दोनों चालनी के माप का औसत होता है जिनके कण पास हों जाए और जिन पर कण रुक जाए, ठीक है। तो जैसे ही पास होगा वो, और जैसे ही कण रुकेगा, ठीक है, एक पास होगा एक रुक गया, इन दोनों के जो साइज होंगे उनके बीच का हम औसत ले लेंगे। तो उनका जो है क्या होना चाहिए, 3/5 गुना होना चाहिए, तो हमारा वो फ्लैकीनेस आपको कहलाएगा। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ये आप ले लीजिए कि कोई कण 30 mm की चालनी से पास हो जाता है, ठीक है, वो 30 mm चालनी से पास हो गया और
20 mm की चालनी पर जाके रुक जाता है। मतलब कि यहाँ पे हम एक चालनी इधर लगाते हैं कितने mm की, 30 mm की यहाँ पे चालनी लगाते हैं, और दूसरी चालनी जो लगाते हैं हम यहाँ पे हम 20 mm की चालनी लगाते हैं। अब इस पर हम 100 ग्राम प्रतिदर्श डालें। 100 ग्राम हमने जो क्या किया, एग्रीगेट को डाला। अब ये इससे चल कर नीचे जाएगा, कितना चल कर नीचे जाएगा, तो मतलब 30 mm वाले से पास होकर गया और 20 mm वाले पे रुक गया। तो भाई 20 mm वाले पे रुक गया, तो इन दोनों चालनी का जो औसत है, ठीक है, इन दोनों का जो औसत है उसको ले लेंगे, मान ली 30/20, 30 + 20/2, तो इसलिए क्या होगा 25 mm हमारा जो है इसका जो है औसत हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका जो है हम 3/5 गुना ले लेंगे। ठीक है, कितना ले लेंगे, 3/5 गुना लेंगे। तो आगे हम देखते हैं फिर कैसे करते हैं आगे। तो फ्लैकीनेस इंडेक्स हम कैसे इसका निकालेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। तो फ्लैकीनेस इंडेक्स जो है यह मिलावे को में विद्यमान फ्लैकी कणों का प्रतिशत होता है। तो फ्लैकीनिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जो हमारा एग्रीगेट है टोटल, ठीक है, उसमें कितना फ्लैकी कण है उनका परसेंटेज इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कैसे हम उसको प्राप्त करते हैं, वो देखेंगे कि अगर हमारा टोटल एग्रीगेट है तो उसमें कितना फ्लैकीनेस इंडेक्स है, वो कितना फ्लैकी आपका ग्रेट है वो हमको पता चल जाएगा। तो इसी फ्लैकी इंडेक्स कैसे निकालेंगे कि वेट ऑफ फ्लैकी पार्टिकल, तो हमारा जो फ्लैकी पार्टिकल है उसको हम देख लेंगे। तो फ्लैकी पार्टिकल कैसे प्राप्त करेंगे वो भी चीज़ें हम बताएंगे। 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम यूज करके फ्लैकी पार्टिकल को देख लेंगे। तो उनका वजन तौल लेंगे कि फ्लैकी पार्टिकल कितने हैं, उसके बाद टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट जितना हम एग्रीगेट लिए रहेंगे, ठीक है, उसको तौल लेंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, फ्लैकीनेस इंडेक्स निकल जाएगा, मतलब कि कितना प्रतिशत हमारा जो है फ्लैकीनेस है इस ग्रिड में। आप देखेंगे कि नोट 1 में क्या है, कह रहा है कि 6.3 mm से कम माप वाले मिलावे के लिए फ्लैकीनेस इंडेक्स का मान ज्ञात नहीं करते हैं। तो अगर हम 6.3 mm से कम जो हमारी गिट्टी की साइज़ है, ठीक है, जो हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं उसकी अगर साइज 6.3 mm से कम है, तब हम वहाँ पर फ्लैकीनेस इंडेक्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे ही नहीं। उत्तम कंक्रीट के लिए फ्लैकीनेस इंडेक्स का मान 35 से 40% से अधिक स्वीकार नहीं किया जाता है। अगर हम अच्छी कंक्रीट बना रहे हैं, ठीक, अच्छी कंक्रीट बना रहे हैं तो वहाँ पे हम 35 से 40% से अगर अधिक उसमें फ्लैकीनेस है तब हम वहाँ पे इस एग्रीगेट का उपयोग नहीं करेंगे, फ्लैकीनेस एग्रीगेट का। फिर हम वहाँ राउंडेड या क्यूबाइड एग्रीगेट का उपयोग करेंगे। भाई हम अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था कि आपको फ्लैकीनेस जो होगा, अगर फ्लैकी एग्रीगेट है तो उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती विथ रिस्पेक्ट टू अदर के, सबसे ये अगर देखें तो कम आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें जो है 5वां देख लेते हैं, इलांगेटेड एग्रीगेट। ठीक है, पहले इलांगेटेड एग्रीगेट देते हैं, उसके बाद फिर हम इलांगेशन इंडेक्स वगैरह निकालते हैं। तो यदि किसी कण की लंबाई इसकी औसत माप का 9/5 गुना से अधिक हो तो कण इलांगेटेड एग्रीगेट श्रेणी में आता है। तो इन दोनों को याद रखना है कि इलांगेटेड एग्रीगेट और फ्लैकीनेस यही दोनों ज़्यादा पूछते हैं। इसमें क्या है आपको ध्यान रखना पड़ता है, वो क्या था 3/5 था, यहाँ पे क्या था 9/5 है। ठीक है, तो ये उसमें क्या 3/5 से कम होना चाहिए उसका जो औसत माप है। इसमें औसत माप का जो 9/5 गुना से अधिक होगा तो वो क्या कहलाएगा, इलांगेटेड एग्रीगेट की श्रेणी में आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि उसमें 3/5 होता है, 3/5 से कम होना चाहिए, और इसमें क्या है कि 9/5 से अधिक होना चाहिए इलांगेटेड में। ये एग्जाम में हर जगह पूछता है, CJE में पूछता है, बहुत बार पूछा है, और UP CJE में पूछा है। तो इस तरह के एग्जामों में पूछता रहता है ये, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हम चलिए आज ही स्टार्ट कर देते हैं। क्या इलांगेशन देखते हैं कितना टाइम हो गया है। तो टाइम हमारा 28 हो गया है। तो चलिए हम इसको एंड करते हैं क्लास को। हम आपका 16-17 तारीख को देख लेंगे आपका इलांगेशन इंडेक्स वगैरह, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है तो अभी हाफ ही हो पाएगा, बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास आपका अभी स्टार्ट होने वाला है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो आप लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग सब लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लाइव आइए। चलिए, तो वहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, हैप्पी दिवाली आप सभी को। क्लास को एंड करते हैं।